हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट हमने लास्ट क्लास में शुरू किया और आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड किस तरह सॉलिड को क्लासिफाइड किया जाता है। क्या सॉलिड जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन सॉलिड के हैं उनमें क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है, कौन आइसोट्रॉपिक होता है, कौन अनआइसोट्रॉपिक होता है। तो एक बात और नोट कर लीजिएगा, वहां पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनको एनआइसोट्रॉपिक सॉलिड भी कहते हैं और एमॉर्फस सॉलिड को आइसोट्रॉपिक सॉलिड भी कहते हैं। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले आपसे। तो पूरा क्लासिफिकेशन सॉलिड का लास्ट वीडियो में आपको मैंने सेंड किया। आज बारी है जो एक्चुअल फंडामेंटल्स हैं किसी सॉलिड इस चैप्टर के, वो इस पार्ट में आप लोग पढ़ेंगे और 3-4 वीडियो लेक्चर इस पे आएंगे मेरे, जिसमें आप जानेंगे कि सॉलिड का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। वो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड आप लोग इस वीडियो लेक्चर से आपके शुरू होने जा रहा है। तो ये जो लेक्चर है मेन वो है स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। आप हेडिंग देंगे स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड और इसमें हम बताएंगे सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें जो एनसीईआरटी बुक में दी हुई हैं वो मैंने यहां पे उतारी हैं, थ्योरेटिकल बातें हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ऐसे ही ले लीजिए, फिर समझाता हूं मैं क्या है। स्क्रीनशॉट ले लिया, अब देखिए क्या है इसमें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, लैटिस क्रिस्टल लैटिस मतलब कि क्रिस्टल का जाल। क्रिस्टल लैटिस मतलब क्रिस्टल का एक जाल, क्रिस्टल लैटिस। वो क्या होती है, पहले थ्योरेटिकल बात, उसके बाद समझाऊंगा। इन 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस मतलब एक्स वाई जेड, वो तो जानते ही हैं आप। इन 3 डायमेंशनल स्पेस ए रेगुलर अरेंजमेंट and repeating pattern of the constituent particle of a crystal in which each particle is depicted as a point known as crystal lattice। ये crystal lattice की डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। There is only 14 possible 3D lattice known as Bravais lattice। मतलब कि अभी तक सिर्फ 14 लैटिस डिस्कवर्ड हैं, 3D लैटिस डिस्कवर्ड है, जिनको हम ब्रेवियस लैटिस कहते हैं। इस तरह की जो क्रिस्टल लैटिस आप पढ़ रहे हैं, 14 ही 3D लैटिस अभी तक नोन है जिन्हें हम कहते हैं ब्रेवियस लैटिस। ठीक है, उसके बाद क्रिस्टल लैटिस की कुछ डिफिनेशन है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको समझ जाइए। ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। ये सब चीजें मैं डिस्क्राइब करूंगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विच मे बी एटम, मॉलिक्यूल और आयन। एक पॉइंट को मैं डिस्क्राइब करूंगा। लैटिस पॉइंट आर बेसिकली जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रॉड द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। ये क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी में आप लोग यहां से ना स्क्रीनशॉट ले, आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ ले, वहां भी थ्योरी दी हुई है इस टाइप की। तो ये लैटिस है और ये उसके कैरेक्टरिस्टिक है। अब मैं इसको समझाने जा रहा हूं कि लैटिस, आखिर ये लैटिस, ये क्रिस्टल लैटिस, ये सब चीजें क्या हैं, उसको मैं डिस्क्राइब करना जा रहा हूं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो अच्छी बात है। अब शुरू करता हूं मैं, ये क्रिस्टल लैटिस आखिर है क्या। बहुत ज्यादा इमेजिन करना पड़ेगा इस चैप्टर में आपको। वो इमेजिन इसी वीडियो लेक्चर से शुरू हो जाएगा। इमेजिनेशन जो आपका है, जितना स्ट्रॉन्ग आपका, जितनी दूर तक आप सोच सकते हो, वैसे ही ये है, ये चैप्टर है जिसे आप सॉलिड स्टेट के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो बच्चों ये देखिए, जो लैटिस है वो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है। 3 डायमेंशनल में पार्टिकल का अरेंजमेंट है। इतना समझ लीजिए आप कि जो लैटिस है ये पार्टिकल का 3 डायमेंशनल में अरेंजमेंट। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए हम कुछ पार्टिकल को इस तरह अरेंज करें, 3 डायमेंशनल हमें अरेंजमेंट है, और कुछ पार्टिकल को थोड़ी दूर पे अरेंज कर लें इसी तरह, फिर कुछ पार्टिकल को अरेंज करें इस तरह से, पार्टिकल को हम अरेंज करें। दिख रहा है आप लोगों को? दिख ही नहीं रहा है तो थोड़ा बड़े पार्टिकल बनाते हैं। जैसे कुछ पार्टिकल को हम इस तरह अरेंज करें, इस तरह पार्टिकल को हम अरेंज करें,
इस तरह पार्टिकल को हम अरेंज करें, ठीक है, पार्टिकल अरेंज करते 3 डायमेंशनल में, तो हर पार्टिकल को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लैटिस पॉइंट। यह है लैटिस पॉइंट। जो पार्टिकल होगा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो अरेंज करेंगे उसको कहेंगे आप लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट, ठीक है। जो ये लैटिस पॉइंट होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये या तो एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, मॉलिक्यूल मीन्स ग्रुप ऑफ एटम, या आयन हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। आप पार्टिकल को इस तरह अरेंज कर रहे हो, थोड़ा सा ये अरेंजमेंट सही नहीं बना है, ये बताता हूं मैं। इस तरह से पार्टिकल को आप रेगुलरली अरेंज करें, पार्टिकल को 3 डायमेंशनल में अरेंज करें, तो हर पार्टिकल, जितने पार्टिकल होंगे उन्हें क्या कहेंगे आप लैटिस पॉइंट। देखिए मेनली पार्टिकल का 3 डायमेंशनल में अरेंजमेंट, 3 डायरेक्शन में 3 डायमेंशनल 3D में अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, ठीक है। अब इस तरह आपने पार्टिकल को अरेंज किया, ये जो पॉइंट है, जो पार्टिकल है, ये कहलाएंगे लैटिस पॉइंट। और लैटिस पॉइंट क्या हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आप सपोज कीजिए आयरन है, आपने आयरन लिया और आयरन की लैटिस बनाना शुरू किया, तो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये आयरन को रिप्रेजेंट करेंगे, Fe, ये Fe आयरन के एटम को रिप्रेजेंट करेंगे। आयरन की लैटिस में जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, आयरन की लैटिस को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लीजिए आयरन की जगह आपने कोई मॉलिक्यूल ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड की लैटिस बनाई, कार्बन डाइऑक्साइड की लैटिस बनाई, तो हर पार्टिकल कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। हर मॉलिक्यूल, हर पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। बात समझ में आई। अगर मान लीजिए आपने सोडियम क्लोराइड लिया, आयनिक बनाया, सोडियम क्लोराइड लिया, तो एक पार्टिकल Na होगा, दूसरा पार्टिकल Cl- होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, इस तरह से ये अरेंज होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर कुछ पॉइंट को 3 डायमेंशनल में इस तरह अरेंज करें, 3 डायमेंशनल में इस तरह पार्टिकल को अरेंज करें कि हर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को आप क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट कहेंगे। और लैटिस पॉइंट क्या हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। वो स्ट्रेट लाइन, और लैटिस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं, लैटिस पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं, इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलाते हैं, हर पार्टिकल को इस तरह स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं, इस तरह से स्ट्रेट लाइन से हर पार्टिकल को मिला देते हैं। जो स्ट्रेट लाइन को मिलाएंगे वो आएगी इसकी ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन मिलाकर इसकी ज्योमेट्री आपको मिल जाएगी, इसकी ज्योमेट्री मिल रही है। ये कैसा है, ये हेक्सागोन है, हेक्सागोनल ज्योमेट्री आ गई आपकी, ठीक है। तो पार्टिकल का अरेंजमेंट यहां कैसा था, हेक्सागोनल था, ठीक है। अगर इसी तरह पार्टिकल को आप कुछ इस तरह मिलाएं कि आपको क्यूबॉइड ज्योमेट्री मिल जाए, क्यूबिकल, ऐसी भी ज्योमेट्री मिल सकती है आपको, ठीक है। ये हेक्सागोनल ज्योमेट्री है, ये क्यूब की ज्योमेट्री है। तो पॉइंट का ऐसा 3 डायमेंशनल में अरेंजमेंट कि हर पॉइंट रिप्रेजेंट करे एटम, मॉलिक्यूल या आयन को, क्या कहलाता है, लैटिस कहलाता है। लैटिस, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, लैटिस। लैटिस में क्या होते हैं, पॉइंटों का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। पॉइंटों का, पार्टिकल का 3 डायमेंशनल में अरेंजमेंट होता है, और उन पॉइंटों को स्ट्रेट मिलाकर लैटिस की ज्योमेट्री मिल जाती है। लैटिस की क्या मिल जाती है, ज्योमेट्री मिल जाती है। क्या कहलाते हैं आप, जो क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। जो ये क्या है, क्रिस्टल का जाल है, ये किसका है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का 3 डायमेंशनल में अरेंजमेंट, रेगुलर पैटर्न है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में, 3 डायमेंशन में, ठीक है। बात समझ में आ रही है, सबको बात समझ में आ रही है। तो ये इस तरह से क्रिस्टल लैटिस बनती है। डिफरेंट पार्टिकल को आप अरेंज किया है, एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज किया गया है 3 डायमेंशनल में, तो उनको मिलाकर इसकी ज्योमेट्री मिलती है। ये हेक्सागोनल हो गया, ये क्या हो गया, क्यूब का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो मेनली क्यूब ही आपके के कोर्स में है।
हर कंपटीशन में भी यही क्यूब ही पूछी जाती है जो आपके कोर्स में है, क्यूब ज्योमेट्री वही आपके कोर्स में है। ठीक है, तो इस तरह की इस ज्योमेट्री से ये हेक्सागोनल हो गया, ये क्या हो गया, क्यूब हो गया, इस तरह के 14 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है जिसको कहते हैं ब्रेवियर्स लैटिस। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया क्रिस्टल लैटिस। अब बात करते हैं यूनिट सेल की। अब बात करते हैं यूनिट सेल की। देखिए यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए एक क्यूब ले हम, एक क्यूब लिया हमने, तो ये क्यूब किससे बना होगा, पहले ये बात करते हैं। ये क्यूब लिया हमने, ये क्यूब है। ठीक है, सही से बना नहीं है, एक बार फिर बना लेते हैं। एक क्यूब है, डायग्राम बहुत सही से बनते नहीं मुझसे। जैसे ये क्यूब है, ठीक है। अब मान लीजिए इस क्यूब को 2 इक्वल पार्ट में मैं डिवाइड करना हो, मान लीजिए हमने इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया। इस तरह से एक पार्ट में देखिए ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया, अलग इक्वल पार्ट से हमने इसको डिवाइड कर दिया है। इस क्यूब को 2 इक्वल हाफ में हमने डिवाइड कर दिया। ये पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मानिए इसको ऐसे डिवाइड करना हो मुझको, ये ऐसे डिवाइड कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब मान लीजिए 20 से इस तरह डिवाइड कर दें हम इसको, ये डिवाइड कर दिया, इस तरह डिवाइड कर दिया। इसको डिवाइड इतना डिवाइड करते जाइए कि उसके बाद डिवीजन पॉसिबल ना हो, उसके बाद डिवीजन जो इसका पॉसिबल ना हो। तो जो सबसे छोटी यूनिट आएगी, जो सबसे छोटी यूनिट आएगी उसे कहेंगे यूनिट सेल। अगर मान लीजिए कि इसकी यूनिट सेल ये है, सबसे छोटी यूनिट मान लीजिए ये आ गई, एक मान लीजिए यूनिट ये है, इसका सबसे छोटा पार्ट जो है वो ये आ गया, ये सबसे छोटा पार्ट आ गया, ठीक है। तो इस क्यूब को हमने इस तरह से डिवाइड किया है कि इसका जो सबसे छोटा पार्ट है, जो इसका सबसे इतना डिवाइड करें कि बिल्कुल छोटा पार्ट आ जाए, उस छोटे पार्ट को हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि किसी रिपीटिंग यूनिट को बार बार इस तरह से अरेंज किया जाए। जैसे मान लीजिए जिस कमरे में, रूम में आप लोग बैठे हुए हैं, जिस रूम में बैठे हुए हैं, उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है, ब्रिक। जो ब्रिक है उसी से वो रूम बना हुआ है। ब्रिक से जिस रूम में आप बैठे हुए हैं उस रूम की सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, छोटी यूनिट क्या होगी, ब्रिक होगी। ब्रिक को 3 डायमेंशनल में, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों में, ब्रिक का जो स्ट्रक्चर है लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 डायमेंशनल में अरेंज करके ब्रिक ब्रिक रख के क्या किया गया है, पूरे रूम को बनाया गया है। तो एक यूनिट सेल जो होती है वो किसी भी लैटिस की सबसे छोटी यूनिट होती है। सबसे नंबर 1 बात कि जो यूनिट सेल होती है वो किसी भी लैटिस की सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है, जिसको बार बार 3 डायमेंशन में अरेंज करके वो लैटिस बनाई जाती है। तो लैटिस की सबसे छोटी यूनिट जो होगी वो कहेंगे यूनिट सेल, ठीक है। तो यूनिट सेल जो होती है, यूनिट सेल
इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, ये डायग्राम सही बन नहीं पाया है। आप लोग एनसीईआरटी में देखिएगा, एनसीईआरटी में अच्छा डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। ये डायग्राम बहुत सही बना नहीं है, एनसीईआरटी में कोई इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, बहुत अच्छे से डायग्राम नहीं बन पाया। उसमें एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा, डायग्राम बहुत अच्छे से बना हुआ है। इस तरह से क्रिस्टल लैटिस को इन्होंने वहां पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, इस तरह से क्रिस्टल लैटिस को उन्होंने डिवाइड किया, पॉइंट पॉइंट रख के बहुत अच्छी तरह डिवाइड किया है। वहां पे आप देख सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो ये जो स्मॉलर यूनिट, जो सबसे छोटी यूनिट आई, सबसे छोटी किसी भी क्रिस्टल लैटिस सबसे छोटी यूनिट को क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। मैं इतना समझ लीजिए कि जिसको बार बार रखकर आप पूरा लैटिस बना दें, उसे कहते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल को बार बार रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज कर किया जाता है, जिससे पूरी लैटिस आ जाती है। सो क्रिस्टल लैटिस जो होती है, जो यूनिट सेल होती है, वो क्रिस्टल लैटिस की सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये हो गई आपकी यूनिट सेल। अब यूनिट सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स होते हैं, वो जान लीजिए। एक बात और, जो यूनिट सेल होती है उसका शेप क्रिस्टल के शेप के बिल्कुल सेम होता है। मतलब यूनिट सेल छोटी यूनिट है और उसी का कार्बन कॉपी क्या होता है? पूरा लैटिस होता है। तो किसी भी लैटिस की जो यूनिट सेल होगी वो बिल्कुल क्रिस्टल लैटिस की तरह होगी। बिल्कुल क्रिस्टल, जो पूरे क्रिस्टल की जो सबसे छोटी यूनिट, मतलब कि उसी को रिपीट करके पूरा आपका क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है। तो दोनों का शेप एक ही होगा, एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा। ठीक है, यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस का शेप बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात, अगली बात यह है कि जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल को 6 पैरामीटर से कैरेक्टराइज किया गया है। 6 पैरामीटर से कैरेक्टराइज किया गया है यूनिट सेल को। ठीक है, नंबर फर्स्ट, अब यूनिट सेल, हम यूनिट सेल बनाने जा रहे हैं। वही जिस तरह का क्रिस्टल होगा, जिसको आपने डिवाइड किया था बार बार रिपीटिंग पैटर्न में, उसी का एक छोटी सी यूनिट, मतलब क्यूब, आपने क्यूब को ही डिवाइड किया था तो क्यूब ही बना रहा हूं। ये क्यूब है। अब देखिए, जो ये एज है, ये एज लेंथ, इसको माना हमने बी, इसको माना हमने ए और इसको माना सी। तो यह है, और याद रखिए ए और बी के बीच का एंगल गामा होता है। ये थोड़ा उल्टा लगेगा आपको। सी और बी के बीच का जो एंगल होता है वो होता है अल्फा, और सी और ए के बीच का जो एंगल होता है वो होता है बीटा। ये थोड़ा उल्टा सीधा लगेगा, लेकिन होता यही है। ए और बी के बीच का एंगल गामा, बी और सी के बीच का एंगल अल्फा, और सी और ए के बीच का एंगल बीटा। तो किसी भी, ये यूनिट सेल है, यूनिट सेल के 6 कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर होते हैं। 3 होती है एज लेंथ, ए बी सी एज लेंथ, और 3 होते हैं इनके एंगल। तो 6 टोटल पैरामीटर, किसी भी यूनिट सेल को 6 कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर से आप मेजर कर सकते हैं। 6 कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर होते हैं, 3 उनकी एज लेंथ एबीसी, और 3 होते हैं उनके एंगल अल्फा बीटा गामा। याद रखिएगा, यूनिट सेल के 6 कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर होते हैं। 3 होती है उनकी एज लेंथ, और 3 होते हैं उनके इंटरफेशियल एंगल, इसे कहते हैं एक्सियल एंगल या इंटरफेशियल एंगल भी कहते हैं, अल्फा बीटा गामा। ए और बी के बीच का एंगल गामा, बी और सी के बीच का एंगल अल्फा, और सी और ए के बीच का एंगल बीटा। ठीक है, इसको बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। 6 कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर होते हैं। अब देखिए, ये यूनिट सेल हो गई।
यूनिट सेल मतलब वो रिपीटिंग यूनिट जिसको बार बार अरेंज करके, 3 डायमेंशनल में अरेंज करके पूरा लैटिस बनाया जा सके, उसे कहते हैं यूनिट सेल। वो सबसे छोटी यूनिट, किसी भी क्रिस्टल की सबसे छोटी यूनिट को कहते हैं यूनिट सेल। और यूनिट सेल वो रिपीटिंग यूनिट होती है जिसको बार बार अरेंज करके आप पूरा लैटिस बना दे। जैसे किसी रूम को बनाने के लिए ब्रिक की जरूरत होती है और ब्रिक को 3 डायमेंशन में अरेंज करके पूरा रूम बनता है, उसी तरह किसी भी क्रिस्टल की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? यूनिट सेल। यूनिट सेल को कैरेक्टराइज किया जाता है 6 पैरामीटर से। 3 होते हैं उनकी एज लेंथ एबीसी और 3 होते हैं उनके इंटरफेशियल एंगल अल्फा बीटा गामा। ए और बी के बीच का एंगल गामा, बी और सी के बीच का एंगल अल्फा और ए और सी के बीच का एंगल बीटा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के टाइप्स क्या हैं? ये सब चीजें सीखेंगे तभी चैप्टर आगे बढ़ेगा। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल 2 टाइप की होती है। यूनिट सेल 2 टाइप की होती है। एक प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। और सेकंड होती है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, सेंटर्ड यूनिट सेल। ये 3 तरह की होती है। बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड इन सेंटर्ड। इन सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और इन सेंटर्ड। ठीक है, इन सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इन चारों को डिस्क्राइब करते हैं। जो यूनिट सेल के मेनली यूनिट सेल को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, प्रिमिटिव या सिंपल या और सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल के 3 पार्ट होते हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इसे बीसीसी, इसे एफसीसी कहते हैं। ठीक है, 3 पार्ट। तो टोटल कितनी सेल हो गई? यूनिट सेल हो गई 4 यूनिट सेल हो गई। 4 यूनिट सेल, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए अब थोड़ा और डीप में समझते हैं। अब इसको अलग अलग समझते हैं। चलिए प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है वो समझें। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है? ठीक है, देखिए एक क्यूब बनाया। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर, सिर्फ कॉर्नर पे अरेंज हो, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे अरेंज हो, फिर सुनिए, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे अरेंज हो तो इसे प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर में प्रेजेंट हो, किसी क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 पार्टिकल 8 कॉर्नर पे अरेंज है, तो इन्हें कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे अरेंज हो तो इन्हें कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, जो आगे आपको, ये आपका बेसिक है, ये आगे आपके काम आना है। किसी भी यूनिट सेल, नंबर एक बात, किसी भी यूनिट सेल में जो ये पार्टिकल हैं हमेशा एक दूसरे को टच करते, ये दिखा दिया हमने अलग अलग आपको समझाने के लिए, ये पार्टिकल एक दूसरे को टच करते होते हैं। ये पार्टिकल क्या होंगे? एक दूसरे को टच करते होंगे। कैसे? ऐसे देखिए, इस तरह से। चार ये पार्टिकल, चार ये पार्टिकल, ठीक है, इस तरह 4 अरेंज करके
अगर इनके सेंटर को आप मिलाएं, ये देखिए एक क्यूब बन गया, ठीक है। इनके सेंटर को मिला दिया आपने, एक क्यूब बन गया, ठीक है। इस तरह से ये पार्टिकल अरेंज होते हैं। 4 पार्टिकल, ये चारों 8 पार्टिकल क्या होते हैं, एक दूसरे से टच करते हुए होते हैं। इस तरह से टच करते हुए होंगे। सबको तो बनाना पॉसिबल नहीं है। ये पार्टिकल एक दूसरे को इस तरह से टच करते हुए होते हैं। इस तरह से हर पार्टिकल एक दूसरे को टच करता हुआ होगा। ये देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल बनी हुई है। इस तरह से जब आप 3 डायमेंशन में इनका स्ट्रक्चर देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, बुक में बना हुआ है। तो इस तरह से प्रिमिटिव सेल बनी हुई। ये चारों 8 पार्टिकल क्या हुए हैं, 2 3 4, 3 ये, एक छुपा हुआ है 4। इस तरह से चारों पार्टिकल, 8 पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हुए होते हैं, ठीक है। ये है प्रिमिटिव सेल। वो सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ हर कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, उन्हें कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। एक बात, इसमें दूसरी बात समझिए, समझ में आ गया। इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे समझिएगा, अकेले में बैठ के बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, ठीक है। ये एक बार में समझ में आने चीज नहीं है, इसको रिपीट करना है बार बार। समझ में आ गया। दूसरी बात, कोई भी यूनिट सेल कभी अकेली नहीं होती। इतनी छोटी यूनिट क्या कहां पे एग्जिट करेगी, ठीक है। तो कोई भी यूनिट सेल कभी अकेली, इसको मिटाल दूं, इसको मिटाल दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए इसका। कोई भी यूनिट सेल अकेली नहीं होती। लैटिस में एग्जिस्ट करती है ना, तो अकेले नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ, ये यूनिट सेल, इस यूनिट सेल, अगर मान लीजिए एक पार्टिकल आपने लिया, मान लीजिए ये पार्टिकल लिया, ये पार्टिकल लिया। अब देखिए ये पार्टिकल कितने यूनिट सेल में एग्जिस्ट करेगा, बात ये है। कितने यूनिट सेल में एग्जिस्ट करेगा ये पार्टिकल। सिंगल तो होता नहीं, यूनिट सेल कभी अकेली नहीं होती। ये किसमें होती है, लैटिस में एग्जिस्ट करती है। तो ये पार्टिकल कितने यूनिट सेल में एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए इस यूनिट सेल के पड़ोस में होगी सेल, पड़ोस में यूनिट सेल होगी, ठीक है। और उसके, अब इसके पड़ोस में एक यूनिट सेल, और इसके पीछे आप ये समझिए, अगर मान लीजिए कोई रूम है, रूम के 4 कॉर्नर है। सबसे किनारे वाले कॉर्नर पे जाइए, सबसे किनारे वाले कॉर्नर पे अगर उसमें एक होल करें आप, अगर उसमें होल करें तो वो होल, सबसे कोने में होल कर रहे हैं, तो वो होल कितने रूम में वो दिखाई देगा। सोचिए, ये इमेजिन करने वाली बात है। अगर किसी कमरे के कॉर्नर में, बिल्कुल कॉर्नर में आप होल करें, देखिए कमरा है, कमरे के पड़ोस में एक कमरा और हो सकता है ना। और इस, मान लीजिए ये कमरा है, देखिए अगर मान लीजिए ये रूम है, ठीक है, ये रूम है। अब इस रूम में आप होल कर रहे हैं, इस रूम में एक होल कर रहे हैं, तो इस कमरे के पड़ोस में एक कमरा होगा, ठीक है। और 3 डायमेंशन में देख रहे हैं तो ये 2 कमरे हो गए, और ऐसे ही रूम उसके पीछे भी हो सकते हैं 2 रूम, 4 रूम हो गए ना, 4 रूम और 4 रूम इसके ऊपर भी हो सकते हैं। तो ये होल 8 रूम में खुल सकता है। अगर आप इमेजिन करो तो ये रूम, ये जो होल है, ये 8 रूम में होल कर सकता है। कैसे, जैसे ये लेटिस है, ये लेटिस पॉइंट है, ठीक है। अब इसके पड़ोस में एक रूम होगा, इससे मिलता हुआ इस डायरेक्शन में भी एक रूम, मान लो इस डायरेक्शन में एक रूम है, और एक बिल्कुल इसके पड़ोस में, तो एक रूम इसके पड़ोस में हो गया। जैसे आपने ये माना ये रूम है, ठीक है। अब इसके पीछे भी एक रूम हो सकता है। अगर मान लीजिए कि इसको पॉइंट माना, तो ये होल कितने रूम में खुलेगा, एक तो अपने पड़ोस वाले में खुलेगा, जो इसके पड़ोस में होगा वो उसमें खुलेगा ये रूम, ये होल, और एक इसके साइड में इस तरफ जो रूम होगा, जो चारों रो इस तरह से मिली होंगी,
उसमें ये होल दिखाई देगा नहीं देगा, जिसकी दीवारें मिली होंगी, जिसका कॉर्नर मिला होगा उसमें वो रूम होल दिखाई देगा। 4 रूम एक साथ बन सकते हैं नीचे और 4 रूम ऊपर। तो ये जो एक हर पार्टिकल प्रिमिटिव यूनिट सेल का हर पार्टिकल 8 यूनिट सेल में शेयर होता है। याद रखना, प्रिमिटिव यूनिट सेल का हर कॉर्नर पार्टिकल प्रिमिटिव यूनिट सेल का कॉर्नर पार्टिकल 8 यूनिट सेल में शेयर होता है। 8 यूनिट सेल में शेयर होता है, ठीक है। इसके पड़ोस वाली में, एक इसके पड़ोस वाली में, ठीक है, और 2 इसके पीछे वाली में, 2 इसके पीछे, 4 हो गए और 4 ऊपर, ठीक है। 8 में ये शेयर होगा। तो इसमें इसका कितना हिस्सा होगा? एक पार्टिकल 8 में शेयर हो रहा है, तो एक में कितना शेयर होगा? सिर्फ 1/8 शेयर होगा। तो कॉर्नर वाला पार्टिकल का यूनिट सेल में पार्टिसिपेशन जो होता है 1/8 होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है। कॉर्नर वाला यूनिट सेल, कॉर्नर वाला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 8 यूनिट सेल में शेयर होता है, तो एक यूनिट सेल में इसका शेयर जो होगा 1/8 होगा। ये पॉइंट आगे काम आएगा, कहीं पे नोट करते चलिए। तो यूनिट सेल में कॉर्नर वाला पार्टिकल यूनिट सेल में 1/8 का पार्टिसिपेशन देता है, क्योंकि ये 8 सेल में ये पार्टिसिपेट करता है। ये 8 सेल में ये होल 8 कमरों में खुलेगा। ये होल कितने में खुलेगा? सोचना बैठ के इसको। ये होल अगर यहां पे होल करें तो ये 8 कमरों में खुल सकता है, 4 नीचे वालों में, 4 ऊपर वालों में। सोचिएगा, समझ में आ जाएगा। तो एक कमरे में इसका पार्टिसिपेशन कितना होगा? 1/8 होगा, ठीक है। ये यूनिट सेल है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। उसके बाद आती है, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गई। उसके बाद आती है सेंटर्ड यूनिट सेल। और सेंटर्ड यूनिट सेल 3 टाइप की होती है। 3 टाइप होती है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर क्या होती है? ऐसी यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ, बॉडी सेंटर की बात करते हैं, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी मौजूद हो। क्यूब के सेंटर में भी एक पार्टिकल मौजूद है, उसे कहते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल। कॉर्नर पे तो हो, 8 कॉर्नर पे तो हैं, लेकिन बॉडी के सेंटर में भी है। ऐसा मान लीजिए कि एक कमरे में एक बॉल रखी हुई है, तो बॉल किसी कमरे में शेयर नहीं होगी, वो उसी कमरे में शेयर होगी, क्योंकि पूरी उस बॉल की बॉडी कमरे के अंदर है। इसकी बॉडी कमरे के अंदर नहीं है। ये समझिए, ये होल है। ये यूनिट सेल जो है आपस में कनेक्टेड हैं। तो एक कॉर्नर वाली यूनिट सेल 8 कमरों में बटेगी, 8 यूनिट सेल में बटेगी। लेकिन ये आपने बिल्कुल किसमें है? यूनिट सेल के अंदर है, तो ये सिर्फ इसमें बटेगी। तो इसका पार्टिसिपेशन कितना होगा यूनिट सेल में? पूरी एक है, तो 1 का पार्टिसिपेशन होगा। कॉर्नर वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का यूनिट सेल में पार्टिसिपेशन 1/8, और जो बॉडी सेंटर में है उसका पार्टिसिपेशन पूरा 1। ये सब बातें याद रखिएगा, आगे काम आएंगी। ये सब न्यूमेरिकल हैं, याद रखिएगा। तो ये होगी बॉडी सेंटर यूनिट सेल। उसके बाद फेस सेंटर यूनिट सेल। फेस सेंटर यूनिट सेल। किसी क्यूब के फेस कितने होते हैं? ये फेस है 1 2 3 4, एक इधर होगा 5 और एक उधर 6 फेस होते हैं, ठीक है। किसी यूनिट सेल कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो फेस सेंटर यूनिट सेल क्या होती है? कॉर्नर पे तो पार्टिकल हो ही हो, साथ में हर फेस पे हो। कितने फेस होते हैं? 6। तो 6 पार्टिकल फेस पे हो। ये नीचे वाले पे, ये साइड वाले में, एक उधर वाला और एक इधर वाला, 6 पार्टिकल, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आपने देखा कि कॉर्नर वाले का यूनिट सेल में पार्टिसिपेशन 1/8 होता है। जो सेंटर में रखा है वो पूरा यूनिट सेल का है, तो यूनिट सेल में पूरा 1 होता है। अब इसमें देखिए, गौर से देखिएगा, ये यूनिट सेल दूसरे से कनेक्ट होगी, तो ये जो पार्टिकल है
आधा इस यूनिट सेल में होगा और आधा इसके पड़ोस वाले यूनिट सेल में होगा। ये भी ऐसा है, जो यहां पे रखा हुआ है, ये यहां पे रखा हुआ है, ये भी इसके पड़ोस यूनिट सेल जो होगी आधा उसका होगा, आधा इसका होगा। तो जो फेस वाले पार्टिकल होते हैं उनका यूनिट सेल पार्टिसिपेशन कितना होगा? 1/2 होगा, 1/2 होगा। याद रखिएगा, ये सब चीजें न्यूमेरिकल में काम आएंगी और आगे काम आनी है। ये सब बहुत ही की पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को। तो यूनिट सेल के कॉर्नर वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट के में यूनिट सेल में उनका पार्टिसिपेशन 1/8 होता है। जो सेंटर पे रखा हुआ है उसका पार्टिसिपेशन 1 होता है, और जो फेस पे रखे हुए हैं उनका पार्टिसिपेशन कितना होता है? हाफ होता है। देखिए, हाफ इस यूनिट सेल में होंगे और हाफ इसके पड़ोस वाली यूनिट सेल में होंगे। हाफ इसमें है और हाफ इसके पड़ोस वाली में। हाफ इसमें है, हाफ इसके जो ऊपर होगी उसके, हाफ इसके और हाफ इसके जो नीचे होगी इसके, हाफ इसके और हाफ इसके जो साइड में लगी होगी, और हाफ इसके और हाफ इसके जो उधर लगी होगी। तो कॉर्नर वाले का यूनिट सेल पार्टिसिपेशन 1/8, सेंटर वाले का पूरा, फेस वाले का हाफ, फेस वाले का हाफ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आई? समझ में आ रहा है? ठीक, ये सब बातें ध्यान रखिएगा, ये सब आगे काम आएंगे। और लास्ट है एंड सेंटर यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, यूनिट सेल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसमें क्या है, एंड सेंटर में, एंड सेंटर में क्या है भाई? एंड सेंटर में क्या है? इसमें कॉर्नर में तो पार्टिकल होगा ही होगा, कॉर्नर का तो पार्टिकल होगा ही होगा, साथ में दो अपोजिट, किसी दो अपोजिट फेस पे होगा, किन्हीं दो अपोजिट फेस पे होगा। वो अपोजिट फेस ये दोनों भी हो सकते हैं, वो अपोजिट फेस नीचे ऊपर भी हो सकते हैं, वो अपोजिट फेस कोई भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल हर पार्टिकल कॉर्नर में होगा और कॉर्नर वाले पार्टिकल का पार्टिसिपेशन यूनिट सेल में 1/8। बॉडी सेंटर में पार्टिकल कॉर्नर में तो होगा ही, साथ में बॉडी में यूनिट सेल के अंदर भी होगा, उसका पार्टिसिपेशन 1 होता है। फेस सेंटर कॉर्नर पे तो पार्टिकल है ही है, लेकिन हर फेस पे भी है, उसका पार्टिसिपेशन कितना होगा? 1/3 होता है, 1/2 होता है, सॉरी। और एंड सेंटर कॉर्नर पे तो है ही, साथ में अपोजिट फेस पे भी है, इसे कहते हैं एंड सेंटर। तो 4 तरह की सेल, अपने यूनिट सेल पढ़ लें। यूनिट सेल क्या है? किसी भी लैटिस की सबसे छोटी यूनिट को यूनिट सेल कहते हैं, जिनको रिपीटेडली अरेंज करके आप लैटिस बना सकते हो। नंबर 1 बात। यूनिट सेल 4 टाइप की होती है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर। ठीक है, सबका हमने अलग अलग अरेंजमेंट बता दिया। अब देखते हैं, अब इन्हीं 4 यूनिट सेल और जो आपको कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाए थे, एज, लेंथ और एंगल, इनको अरेंज करके, इनको कंबाइन करके 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बनाए जाते हैं। 4 टाइप की यूनिट सेल को और एज, एंगल, फेशियल एंगल और एज लेंथ को अरेंज करके 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम हैं। कौन कौन से हैं उसकी हम टेबल बनाने जा रहे हैं। 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, तो आप एक टेबल बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, एनसीईआरटी में दी है, लेकिन इसको याद कर लीजिए, बहुत फायदेमंद है, आगे काम आएगी आपके। तो हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्टल सिस्टम, उसके बाद एज लेंथ, इंटरफेशियल एंगल या एक्सियल एंगल, उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, सी टी और सी टी और एच एम टी, सी टी और एच एम टी, सी टी और एच एम टी, ठीक है। सी स्टैंड फॉर क्यूबिक,
क्यूबिक, टी स्टैंड फॉर टेट्रागोनल, ओ स्टैंड फॉर ऑर्थोरोम्बिक, 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 आर स्टैंड फॉर रोम्बोइडल, रोम्बोहेड्रल, सॉरी रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, एच स्टैंड फॉर हेक्सागोनल, एम स्टैंड फॉर मोनोक्लिनिक, टी स्टैंड फॉर ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। यहां दो टी हैं तो याद रखिएगा पहला टी जो है वो टेट्रागोनल होगा और ट्राइक्लिनिक मोनोक्लिनिक साथ में आते हैं, ठीक है। CTRHMT, CTRHMT, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम हैं आपके। अब एज लेंथ देखिए, एज लेंथ याद करना बहुत आसान है। क्यूबिक में A इजिकल टू बी इजिकल टू सी होता है, बहुत आसान है। टेट्रागोनल में A इजिकल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ऑर्थोरोम्बिक में A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ये हो गया ना, समझ में आ गया। अब इसी को फिर से उतार दो, इसी को फिर से उतार दो, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और उसके बाद A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और ये दोनों सेम होते हैं, A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ये एज लेंथ है, ये एज लेंथ है, ठीक है। अब एंगल, 3 में एंगल बिल्कुल सेम होते हैं। अल्फा इंटरफेशियल एंगल, अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गामा इजिकल टू 90 डिग्री, ये तीनों में सेम होंगे। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इजिकल टू 90, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इजिकल टू 90, 3 में बिल्कुल इक्वल है। उसके बाद अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये चौथा है, ठीक है। उसके बाद अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू 90 डिग्री एंड गामा इजिकल टू 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। फोर्थ में अल्फा इजिकल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और लास्ट वाले में अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। कितना ज्यादा आसान है इसमें। देखिए एज लेंथ में पहले तीनों इक्वल, एक नहीं इक्वल, दोनों नहीं इक्वल, फिर उसी को फिर रिपीट कर दिया, ठीक है। और लास्ट में कोई इक्वल नहीं। इसमें 3 में तो तीनों 90 डिग्री, चौथे में क्या हुआ, गामा 90 के बराबर नहीं, 5वें में क्या हुआ, गामा 120 डिग्री, फिर बीटा इक्वल नहीं 90 के इक्वल, और तीनों में कोई नहीं इक्वल, ठीक है। बात समझ में आई। इन सबको अरेंज करके नंबर ऑफ यूनिट सेल इसमें होते हैं 3, इसमें होते हैं 2, इसमें होते हैं 4, 1 1 2 1, 3 2 4 1 1 2 1, ये होते हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल। अब इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको अगर जोड़ दें आप, 3 2 5 4 9 2 11 1 13 1 14, 14 ब्रेवियस लैटिस पाए जाते हैं अभी तक डिस्कवर है। इन सबको जोड़ के 14 ब्रेवियस लैटिस मिलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। क्या बताया हमने, क्रिस्टल लैटिस क्या हुआ। क्रिस्टल लैटिस से शुरू किया था हमने कि अगर पॉइंट को 3 डायमेंशनल में इस तरह अरेंज करें कि हर पॉइंट को मिलाने पर एक रेगुलर ज्योमेट्री मिल जाए तो उसे कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, यूनिट सेल। यूनिट सेल के 6 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, 3 उनकी एज लेंथ अल्फा बीटा गामा, उसके बाद एज लेंथ एबीसी और अल्फा बीटा गामा।
ए और बी का बीच का एंगल गामा, बी और सी के बीच का एंगल अल्फा और ए और सी के बीच का एंगल बीटा। ठीक है, ये 6 एज लाइन होती है। यूनिट सेल 2 तरह की होती है, सिंपल, प्रिमिटिव और सेंटर्ड। सेंटर यूनिट सेल 3 तरह की होती है, बॉडी सेंटर, फेस सेंट्रल एंड एंड सेंटर। प्रिमिटिव यूनिट सेल में सारे पार्टिकल कॉर्नर पे होते हैं, लेकिन मिलते आपस में जुड़े तो होते हैं लेकिन कॉर्नर पे दिखाई देते हैं। उस यूनिट सेल में कॉर्नर वाले पार्टिकल का पार्टिसिपेशन 1/8, जो बॉडी सेंटर के अंदर होगा उसका पार्टिसिपेशन 1, जो फेस पे पार्टिकल होंगे उनका पार्टिसिपेशन 1/2। ठीक है, उसी तरह इन सबको मिलाकर 7 क्यूबिक सिस्टम बनाए गए, CT और HMT, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, उनका सबका स्ट्रक्चर ये है। इन सबको मिलाकर नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने बनी? 14। उन्हें कहते हैं ब्रेवियस लैटिस। ब्रेवियस लैटिस एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनके नाम पे नाम पड़ा ब्रेवियस लैटिस। 14 ब्रेवियस लैटिस पॉसिबल है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये थी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस। अब हम डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस को आपको डिफाइन करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे, उनके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, किस तरह से पैकिंग एफिशिएंसी उनकी होती है। नेक्स्ट क्लास से एक एक यूनिट सेल को उठाकर सबसे पहले प्रिमिटिव शुरू करेंगे, उसके बाद बॉडी सेंटर शुरू करेंगे। इस तरह से एक एक यूनिट सेल को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, रिवीजन जरूरी है इसमें और सोचना बहुत जरूरी है। जैसे आपने कमरे के कॉर्नर में होल किया तो वो होल कितने कमरे, कितने रूम में शेयर होगा, ये सब सोचने की चीजें हैं, इसलिए सोचिए। थैंक यू सो मच।